मैंने डाला था ताशकंद समझौता। सिर्फ आपसे पूछा था ताशकंद समझौता कब हुआ, 1966। इसके साथ में जो दूसरे क्वेश्चन आ चुके हैं वो हैं इस प्रकार, ये समझौता किस किस के बीच हुआ? ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, ये सवाल आ चुका। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, इस समझौते में किसने भाग लिया? भारत की ओर से इस समझौते में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से फील्ड मार्शल अयूब ने भाग लिया। फिर कह रहा हूँ, भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान की ओर से फील्ड मार्शल अयूब खान ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आया है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? ये सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। इसके साथ जो दूसरे क्वेश्चन आपको आ चुके हैं वो इस प्रकार है। असहयोग आंदोलन के सवाल आया हुआ, महात्मा गांधी ने केसरिया हिंद की उपाधि, महात्मा गांधी ने केसरिया हिंद की उपाधि कब छोड़ी? इसका आंसर ये, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय केसरिया हिंद की उपाधि छोड़ी। तीसरा क्वेश्चन जो आ चुका है वो है, असहयोग आंदोलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। चौथा क्वेश्चन जो लड़कियों के टेस्ट में आमतौर पर आ रहा है वो है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल जवाहरलाल कौन थे? उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उस समय यानी 1920 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये सब क्वेश्चन भारत पर कब आक्रमण किया, एक क्वेश्चन आता पहला ये। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया, ये मैंने क्वेश्चन पूछा है। उसके साथ जो जितने भी सवाल सिकंदर के ऊपर आ चुके हैं या आ रहे हैं या आ सकते हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, सिकंदर पहला यूरोपियन भारत पर आक्रमण करने वाला। सिकंदर पहला यूरोपियन भारत पर आक्रमण करने वाला। दूसरा क्वेश्चन, जो सिकंदर ने जो 326 में युद्ध किया उसका क्या नाम था? युद्ध का नाम हाइदा पीस का युद्ध। हाइदा पीस का युद्ध, इस जिल का युद्ध भी कहते हैं। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? ये युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। सिकंदर वर्सेस पोरस, सिकंदर की जीत पोरस की हार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिकंदर के ऊपर आता है कि सिकंदर की फौजें भारत में कहां तक बढ़ी? सिकंदर की सेना फौजें भारत में ब्यास तक आगे बढ़ी। ब्यास तक आगे बढ़ी। सिकंदर की फौजें भारत में ब्यास तक आगे बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है सिकंदर का, वो जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर नंद वंश का शासनकाल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंद वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है, जब सिकंदर वापस गया तो उसने पीछे जो फौजें छोड़ी, आर्मी छोड़ी, उसका कमांडर कौन छोड़ा था उसने? वो है सुलोकस। सुलोकम नहीं, फिर कह रहा हूँ सुलोकस, जनरल सुलोकस को उसने पीछे छोड़ा। आखिरी क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। उस समय बेबीलोन पर्शिया में था, ईरान का पुराना नाम पर्शिया। तो उस समय बेबीलोन जो है वो पर्शिया में था।
इस अभी जो बेबलून है, ऑफ बेबलून, जितने मैंने क्वेश्चन सिकंदर के ऊपर बताए हैं ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा वाटरलू का युद्ध के ऊपर में। वाटरलू सिर्फ यही पूछा है कि वाटरलू कहाँ है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया। वाटरलू बेल्जियम में है। वाटरलू बेल्जियम में है। अभी वाटरलू के ऊपर जितने क्वेश्चन आ चुके हैं इस प्रकार हैं। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ। ये युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ये युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। फ्रांस की तरफ से नेपोलियन और इंग्लैंड की तरफ से ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। इंग्लैंड की तरफ से ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। इंग्लैंड की जीत, फ्रांस की हार। इस युद्ध के बाद नेपोलियन को पकड़कर सेंट हेलेना में भेज दिया गया। सेंट हेलेना, नेपोलियन को सेंट हेलेना में भेजा गया। सेंट हेलेना के ऊपर सवाल आ चुका कि सेंट हेलेना कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। सेंट हेलेना अटलांटिक महासागर है, वहां नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट करते हो गीत, इंग्लिश में देख लो, नेशनल सॉन्ग, भारत का राष्ट्रीय गीत कहते हैं नेशनल सॉन्ग। भारत का राष्ट्रीय गीत या नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है। वंदे मातरम, इसे आनंद मठ से लिया गया है। इसे आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ से लिया गया है। भारत ने इसे 24 जनवरी 1950 में अपनाया। 24 जनवरी 1950 में अपनाया। जब मैं पेपर में ये डालता हूँ, मैं भी आमतौर पर देखता हूँ कि लड़के इसको गलत करते हैं। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गायन, ये राष्ट्रीय गीत है। और क्वेश्चन पूछा राष्ट्रीय गायन का नाम लिखो, तो वो है जन गण मन। राष्ट्रीय गायन जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। राष्ट्रीय गायन, नेशनल एंथम, इंग्लिश में देख लो, एंथम देख लो। राष्ट्रीय गायन या नेशनल एंथम जन गण मन, इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ये गीतांजलि से लिया गया है। इसे गीतांजलि से लिया गया है। इसके ऊपर जो और सवाल आ चुके हैं वो इस प्रकार है। इसको गाने के लिए 50 लगते हैं। इसमें 2 नदियों का वर्णन है, गंगा और जमुना। इसमें 2 नदियों का वर्णन है, गंगा और जमुना। ये सवाल आ चुके हैं जो नहीं आए हैं। 2 पर्वतों का वर्णन है, 2 सागर का वर्णन है और 9 राज्यों का वर्णन है। ये अभी तक सवाल नहीं आया, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा फसलों के बारे में। भारत में 2 प्रकार की फसलें हैं। बार बार क्वेश्चन आ रहा है और इजी क्वेश्चन है और मुफ्त के नंबर है ये। भारत में 2 किस्म की फसलें होती हैं, एक खरीफ, दूसरी रबी की फसल। खरीफ की फसल जो है बरसात की फसल है। खरीफ की फसल बरसात की फसल है। जुलाई के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है। कौन सी खास फसलें जो खरीफ की हैं जो टेस्ट में आती हैं? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है मकई। मकई जो है वो खरीफ की फसल है, मकई। दूसरी धान, इसमें गड़बड़ करते हो, धान को रबी में लिख देते हो। धान जो है खरीफ की फसल है। मकई, धान, तिल, चरी, बाजरा, ये इम्पोर्टेंट हैं।
रवि की फसल सॉरी, रवि की फसल जो है वह सर्दियों की फसल है, जो खासकर सर्दियों में बोई जाती है, नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है। नवंबर में इसकी बुआई होती है और अप्रैल जौ, चना, गेहूं, जौ, चना। आज मैंने आपसे सवाल पूछा था कि चना किसकी फसल है, तो किस किस्म की फसल? चना जो है वह रवि की फसल है। सरसों, सरसों काफी बार आ चुका है, सरसों जो है, सरसों भी रवि की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे जनजातीय के बारे में, कभी कभी सवाल आता है जनजातीय। लिप्चा जनजातीय सिक्किम की जनजातीय है, लिप्चा सिक्किम। दूसरा मैंने पूछा संथल, जो इम्पोर्टेंट है, मैं 4-5 ट्राइब वो मैं करा देता हूँ, प्लीज उनको रट्टा लगा लो। तो पहला जो है लिप्चा सिक्किम। संथल, संथल जो है वो झारखंड की है, संथल, संथल झारखंड की है। भील, भील सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, भील सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में उससे कम है राजस्थान के मालवा एरिया, पश्चिम बंगाल और बिहार में। गारो, गारो सवाल आ चुका, गारो जो मेघालय का सबसे बड़ा ट्राइब है। कुकी सवाल आ चुका, कुकी जो है वह मणिपुर का ट्राइब है, कुकी जो है वह मणिपुर का ट्राइब है। ओहोम, ओहोम आए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आ रहे हैं। जो दूसरे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो बाद में मैं करा दूंगा। आगे पूछा मैंने हेडक्वार्टर के बारे में, WHO, बार बार आ रहा, अभी भी आ सकता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा, WHO जिनेवा, ये सवाल बार बार आ रहा है WHO। दूसरा जो बार बार हेडक्वार्टर आ रहा वो आ रहा विश्व बैंक, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन। उसके बाद में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर बम्बई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर बम्बई। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला। ये जो मैं 4-5 हेडक्वार्टर बताए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर, UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, NY कर आता है, NY न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ या UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। सार्क का हेडक्वार्टर SAARC, सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। बाकी जब मैं बताऊं पढ़ाऊंगा तो सबके सब बता दूंगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आम चुनाव कब हुआ? बहुत बार सवाल आ चुका है। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आ रहा है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त करवाया? ये डेट आपको लिखना पड़ेगा, 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961। जो डेट वाले और सवाल आते हैं वो इस प्रकार हैं, जो जिनसे वो डेट पूछता है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984। उसके बाद में भारत ने पहला
परमाणु परीक्षण कब किया? 18 मई 1974, 18 मई 1974, 18 मई 1974। उसके बाद में और डेट वाला सवाल पूछता, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? 11 और 13 मई 1998, 11 और 13 मई 1998। नेक्स्ट पूछता है कि अमेरिका ने पहला एटॉमिक बम हिरोशिमा पर कब दागा? अमेरिका ने पहला एटॉमिक बम हिरोशिमा पर कब डाला? 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। और दूसरा बम 9 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 से जितने भी क्वेश्चन मैं बताए हैं सब ये इनकी डेट पूछता है, वो डेट के साथ में पूछता है, ईयर नहीं पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? अमिताभ बच्चन। 2019 का अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार मिला। 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है काफ़ी बार सवाल उसके ऊपर 4-5 सवाल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत के लिए दिया जाता है, फिल्म जगत के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के को फिल्म जगत का पितामह कहते हैं। दादा साहेब फाल्के ने पिछली बार हमीरपुर के टेस्ट में आया हुआ था, उसकी पहली फिल्म का नाम लिखो। दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर 2 सवाल और चुके हैं। भारत की पहली मॉक फिल्म का नाम लिखो, वो है राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली मॉक फिल्म राजा हरिश्चंद्र। और भारत की पहली बोलने वाली फिल्म अलम आरा, बोलने वाली फिल्म अलम आरा। ये इतने सवाल जो हैं दादा साहेब फाल्के के ऊपर आ चुके हैं। एक और आखिरी सवाल जो है, पहला भारतीय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला देविका रानी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पहला भारतीय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो है वह भारत में 1954 में आरंभ हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार या भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। 1954 में ये पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया। 1954 में ये पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया। भारतीय भारत रत्न प्राप्त करने वाला डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरा व्यक्ति था सी राजगोपाल आचार्य और तीसरा था सीबी रमन। तीसरा था सीबी रमन। सीबी रमन के ऊपर एक और सवाल आ चुका है। पहला भारतीय 2 महान पुरस्कार पाने वाला भारत रत्न तथा नोबेल पुरस्कार। दोनों पुरस्कार जो हैं सीवी रमन को मिले हैं। भारत रत्न 1954 में और नोबेल पुरस्कार 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में। नोबेल जब डिटेल में मैं बाद में पढ़ा दूंगा नोबेल पुरस्कार के बारे में। नेक्स्ट पूछा मैंने क्वेश्चन, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाला, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। पिछली बार सवाल आया हुआ था, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ? 1901 में। लिख लो, नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ हुआ। दूसरा, इसके जितने सवाल इसके ऊपर आ चुके हैं वो इस प्रकार हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार
अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने डायनामाइट की खोज की। साइंस के ऊपर सवाल आता है, ये डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने डायनामाइट की खोज की। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने डायनामाइट की देने वाला था। ये पुरस्कार 6 विषयों में दिया जाता है। ये पुरस्कार 6 विषयों में दिया जाता है। 5 विषयों के लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। 5 विषयों के लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, और एक के लिए, जिसको शांति के लिए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। शांति के लिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो ये था पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर। और विश्व का पहला व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पाने वाला रेटिंजन एक्सरे की खोज जिसने की है उसको कहते हैं रेटिंजन ने एक्सरे की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, शेर नहीं है, फिर कह रहा हूं कोई चीता भी लिख देता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय सूत्र सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय सूत्र सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते के ऊपर और एक और सवाल आता है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडे से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ये सारनाथ से लिया गया है। नेक्स्ट मैंने सवाल पूछा है, रूस की पार्लियामेंट का नाम। रूस की पार्लियामेंट का नाम डूमा। बहुत बार सवाल आ चुका है। रूस की पार्लियामेंट का नाम डूमा। जापान की डाइट। अभी 5-6 जो बार बार आ रहे हैं वही बताऊंगा, बाकी डिटेल में बाद में पढ़ा दूंगा। रूस की पार्लियामेंट को डूमा कहते हैं, डूमा। जापान की पार्लियामेंट का नाम डाइट। जापान की पार्लियामेंट का नाम डाइट। बांग्लादेश जातीय संसद। बांग्लादेश जातीय संसद। बांग्लादेश जातीय संसद या जातीय पार्लियामेंट। नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, पहले था भी राष्ट्रीय संसद या राष्ट्रीय पार्लियामेंट या राष्ट्रीय संसद या राष्ट्रीय पंचायत कर कर भी लिखकर आ सकता है, राष्ट्रीय पंचायत या राष्ट्रीय संसद। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। भारत की पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट या संसद। पार्लियामेंट या संसद। अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस। अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस। चीन की पार्लियामेंट का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चीन की पार्लियामेंट का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस। जब ये इजराइल की पार्लियामेंट, लड़कियों के टेस्ट चंडीगढ़ में आ चुका सवाल। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम नेसेट। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम नेसेट। ये जितनी मैंने बताया ये इम्पोर्टेंट है। ये इनमें से कोई सवाल आ जाए तो गलती मत करो, नहीं तो ये मर्डर ही हो जाएगा। प्लीज डोंट डू दैट। आगे मैंने करेंसी के बारे में पूछा है। जापान की करेंसी येन। ये 3 करेंसियां तो बहुत। जापान की करेंसी येन। जापान की करेंसी का नाम येन। चीन की करेंसी का नाम युआन। करेंसी वही पूछता है जिसके साथ में हमारा ज्यादा
व्यापार है। अगड़म बगड़म सवाल नहीं डालेगा, वही सवाल डालेगा जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो और इम्पोर्टेंट करेंसियां हैं जो आ चुकी हैं वो इस प्रकार। बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका, बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका। ईरान की करेंसी का नाम रियाल। अभी उसकी नई करेंसी उन्होंने मुद्रा बना ली है जिसका नाम तुमान भी है। तो दोनों तरफ से सवाल आ जाता है, रियाल या तुमान, रियाल या तुमान। सऊदी अरेबिया की करेंसी का नाम रियाल, सऊदी अरेबिया रियाल। ईरान रियाल या तुमान, सऊदी अरेबिया रियाल। साउथ अफ्रीका रैंड, साउथ अफ्रीका रैंड, साउथ अफ्रीका रैंड। इराक दिनार, इराक दिनार, इराक दिनार। कुवैती दिनार, कुवैती दिनार। अमेरिका की करेंसी डॉलर, अमेरिका की डॉलर, कनाडा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया डॉलर, कनाडा डॉलर, ऑस्ट्रेलिया डॉलर। लेकिन इंग्लैंड की जो करेंसी है सवाल आ चुका है, पौंड स्टर्लिंग। इंग्लैंड की करेंसी पौंड स्टर्लिंग है। यूरोपियन संघ की जो करेंसी है वो है यूरो मुद्रा, यूरो करेंसी। यूरो करेंसी जो है सवाल आ चुका 1999 में जारी हुई। यूरो करेंसी 99 में जारी हुआ। इम्पोर्टेंट देश जिनकी करेंसी यूरो है, फ्रांस यूरो, फ्रांस यूरो, इटली यूरो, इटली यूरो, यूनान यूरो, यूनान यूरो, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यूरो, ऑस्ट्रिया यूरो। लेकिन स्विट्जरलैंड की करेंसी यूरो नहीं है, स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विट्जरलैंड फ्रैंक, स्विट्जरलैंड फ्रैंक है। तो ये जो है ये कंट्रीज हैं जिनको नाम मैंने लिए, इनकी इम्पोर्टेंट। आगे मैंने समाधि के बारे में सवाल पूछा है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट। ये 3 समाधियां तो आपको हमेशा आनी चाहिए। ये बार बार 3 समाधियां जो आ रही हैं। महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट कहते हैं, राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट। पंडित नेहरू की समाधि शांतिवन, पंडित नेहरू की समाधि शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट। अभी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पूछ सकता है स्मृति स्थल, स्मृति स्थल। आगे मैंने नृत्य के बारे में पूछा है। ये नृत्य और फेस्टिवल, 2 क्वेश्चन जो हैं ये बार बार आ रहे हैं और मैं फिर करा रहा हूँ। यही जो है जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ यही बार बार आता है और फिर भी गलत करते हो। तमिलनाडु का जो नृत्य है भारत नाट्यम, तमिलनाडु भारत नाट्यम। केरल कथकली, केरल कथकली, केरल कथकली। उड़ीसा का है ओडिसी, उड़ीसा ओडिसी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कुचिपुड़ी। भारत उत्तर प्रदेश का कथक, कथकली और कथक में गड़बड़ करते हो। उत्तरी भारत या उत्तर प्रदेश का नृत्य कथक। राजस्थान का झूमर, जो घूमर, घूम घूम कर जो गाना गाते घूमर। गरबा गुजरात, डांडिया गुजरात। नाटी हिमाचल प्रदेश। भांगड़ा और गिद्धा पंजाब, भांगड़ा और गिद्धा पंजाब। ये इम्पोर्टेंट है। कुछ जो दूसरे भी
अनइम्पोर्टेंट है, वो बाद में जब पढ़ाऊंगा डिटेल में वो पढ़ा दूंगा। रंबा संबा आ चुका है। रंबा संबा जो है ब्राजील का नृत्य है। रंबा संबा ब्राजील का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है उत्सव के बारे में। किस प्रदेश का क्या उत्सव है, ये मैंने पूछा है। तमिलनाडु का जो फेस्टिवल है वो है पोंगल। तमिलनाडु पोंगल दोनों आते हैं, तमिलनाडु या केरल ओमन। राजस्थान एंड हरियाणा तीज। बिहार पश्चिम बंगाल छठ। पश्चिम बिहार छठ। पंजाब बैसाखी। हॉर्नबिल जो है वे नागालैंड का फेस्टिवल है। हॉर्नबिल नागालैंड का फेस्टिवल है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन पूछा मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। इसके ऊपर जो 2 सवाल और आते हैं, इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण चंडेल वंश ने किया। तीसरा सवाल आता है कब किया? 10वीं और 11वीं शताब्दी में। फिर कहता हूँ खजुराहो मध्य प्रदेश, निर्माण इसका चंडेल वंश ने किया है 10वीं और 11वीं शताब्दी में। भारत के जो दूसरे इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वो इस प्रकार हैं। अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर। अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर। सिर्फ एक बार 18 सालों में क्वेश्चन आया वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर। वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर। तिरुपति बहुत बार सवाल आ चुका। तिरुपति आंध्र प्रदेश। मीनाक्षी बहुत बार सवाल आ चुका। मीनाक्षी के ऊपर 2 किस्म का सवाल आता है। पहले तो पूछता है मीनाक्षी कौन से प्रदेश में है, दूसरा पूछता कौन से स्थान में है। उसके बाद बहुत बार सवाल आ चुका सूर्य मंदिर के 4-5 नाम हैं। सूर्य मंदिर, हिंदी में सन टेम्पल, इंग्लिश में ब्लैक पकोड़ा, इंग्लिश में काला गुम्पा कर बहुत बार सवाल आ चुका। काला गुम्पा, जहाँ कोणार्क जो स्थान है वहाँ ये मंदिर है, कोणार्क मंदिर। ये सब का सब एक ही है। ये है उड़ीसा में 2 मंदिर और इम्पोर्टेंट है, सवाल आ चुके हैं। लिंगराज उड़ीसा, जगन्नाथ उड़ीसा। उसके बाद में बुद्ध धर्म से जुड़े हुए मंदिर कुछ आते हैं। अजंता महाराष्ट्र में है। अजंता के निर्माण के बारे में सवाल आ चुका है। इसका निर्माण किसने किया? गुप्त वंश ने किया। अजंता महाराष्ट्र। फिर एलोरा आता है। एलोरा महाराष्ट्र। दोनों के दोनों मंदिर ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। एलोरा के ऊपर एक और 2 सवाल और आ चुके हैं। एलोरा के ऊपर तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर का नाम लिखो, एलोरा। दूसरा सवाल आता है इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किया। फिर कह रहा हूँ एलोरा भारत का सबसे बड़ा गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कनेरी गुफाएं जो है वो भी महाराष्ट्र में हैं। कनेरी गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है। फिर एलिफेंटा केव्स, इसको त्रिमूर्ति भी कहते हैं। एलिफेंटा केव्स त्रिमूर्ति, ये बम्बई से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर सागर के अंदर स्थित हैं। एलिफेंटा गुफाएं त्रिमूर्ति भी कहते हैं। एलिफेंटा गुफाएं। भगवान शिव के 3 रूप दिखाए गए हैं एलिफेंटा। इनका निर्माण भी राष्ट्रकूट वंश ने किया है, इम्पोर्टेंट है।
दिलवारा मंदिर बहुत बार सवाल आ चुका। दिलवारा मंदिर जो है, 2-3 सवाल इसके ऊपर आते हैं। नंबर 1, दिलवारा मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान। कहाँ है? माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान। तीसरा सवाल आता है इसके ऊपर, इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण बिमल शाह ने किया है। इसका निर्माण जो है वह बिमल शाह ने किया है। इतने सालों में सिर्फ एक मंदिर आया, कामाख्या देवी। कामाख्या देवी का मंदिर जो है वह गुवाहाटी में, असम में है। कामाख्या देवी गुवाहाटी, असम। विश्व का एक 2 मंदिर है जो इम्पोर्टेंट है। एक तो एंकोर वैट कंबोडिया में है। एंकोर वैट कंबोडिया में बहुत बार सवाल आ चुका है। विश्व की सबसे बड़ी मंदिर, पशुपति का मंदिर काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में। आगे 2-3 और रह गया मंदिर, सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड में कुछ मंदिर हैं, अभी तक कोई इम्पोर्टेंट मंदिर नहीं आया, लेकिन हरिद्वार पूछा। हरिद्वार जो है वो उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। आगे मैंने क्वेश्चन पूछा है पक्षी बिहार के ऊपर। पक्षी बिहार या सेंचुरीज के ऊपर बार बार सवाल आता है। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सेंचुरी है हेमेस सेंचुरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सवाल नहीं अभी तक आया, आ सकता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी सेंचुरी जो है साउथ आइलैंड बटन, ये जो है ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार में। मैंने क्वेश्चन आपके लिए पूछा था, कोवला देव घाना पक्षी बिहार। कोवला देव घाना पक्षी बिहार कहाँ है? ये पिछली बार सवाल आया हुआ था। कोवला देव घाना पक्षी बिहार, जब घाना पक्षी बिहार इसको कहते हैं, जब भरतपुर पक्षी बिहार कह देते हैं, ये राजस्थान में है। रणथंभौर राजस्थान। उत्तराखंड में कुछ पक्षी बिहार हैं जो बार बार आ रहे हैं। एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट सेंचुरी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट जो सेंचुरी है, इसमें सबसे अधिक बाघ हैं। अभी 2976 के आसपास, फिर कह रहा हूँ 2976 के आसपास है। कोई टाइम था जब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था 1983 में, उस समय बाघों की संख्या तकरीबन 1100 के आसपास रह गई थी। अभी काफ़ी बढ़ गई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या बढ़ने के कारण उसी के साथ में एक दूसरा पार्क खोल दिया गया जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। टेस्ट में आ चुके हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड। और दूसरा है फूलों की घाटी गढ़वाल उत्तराखंड। फूलों की घाटी गढ़वाल उत्तराखंड। ये यहाँ थे बाघ। अभी शेरों का पार्क गिर जो है वो गुजरात में है। गिर गुजरात में, यहाँ शेर हैं, शेर पाए जाते हैं। सवाल आ चुका है कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ और गिर में शेर पाए जाते हैं, ये गुजरात में है। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है। विश्व के 60% गैंडे यहाँ हैं, 60% गैंडे यहाँ हैं। काजीरंगा असम। मानस नेशनल पार्क, मानस जो है उसमें भी हाथी भी हैं, गैंडे भी हैं। तो ये 2 सवाल आपको बार बार आ रहे हैं, काजीरंगा और मानस।
लड़कियों के टेस्ट में ऐसा सवाल आया हुआ है जो पूछ भी नहीं सकते, डीफू पूछा हुआ, डीफू। डीफू सेंचुरी असम में, डीफू एंड गोलाघाट, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं लड़कियों के टेस्ट में। डीफू और गोलाघाट दोनों के दोनों ये असम, दोनों के दोनों ये सेंचुरी जो है असम में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका सवाल। हजारीबाग झारखंड, दुधवा उत्तर प्रदेश, हजारीबाग झारखंड। उसके बाद में आया मनार की खाड़ी, बहुत बार सवाल आ चुका है। मनार की खाड़ी तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक और भी है मधुमलाई, मधुमलाई तमिलनाडु, मधुमलाई तमिलनाडु। और मनार की खाड़ी तमिलनाडु। मनार की खाड़ी में रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं, रन ऑफ कच्छ गुजरात। सुंदरवन वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, अभी बहुत सुनामी ने काफी इसमें तबाही की है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, यहाँ बंगाल टाइगर पाया जाता है, सफेद टाइगर, बंगाल टाइगर पाया जाता है सुंदरवन में। उसके बाद है कंचनजंगा, अभी तक सवाल नहीं आया लेकिन आ सकता है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, यहाँ हाई एल्टीट्यूड के दुर्लभ पशु और पक्षी पाए जाते हैं, कंचनजंगा। तो ये थे इम्पोर्टेंट पक्षी विहार। एक मैंने छोड़ दिया है सलीम अली, सलीम अली पक्षी विहार कर अगर सवाल आए तो गवार, सलीम अली को बर्ड्समैन कहते हैं, सवाल आ सकता है। सलीम अली अगर पक्षी विहार कर सवाल आए तो गोवा में, अगर सेंचुरी कर आए तो जम्मू एंड कश्मीर। फिर कह रहा हूँ सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर, मगर पशु हैं उसमें, लेकिन पक्षी जो है वो है सलीम अली गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबीसी का फुल फॉर्म लिखो। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बीबीसी। फिर कह रहा हूं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, कास्ट नहीं ब्रॉडकास्टिंग, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। बहुत बार सवाल आ चुका है। दूसरे जो एब्रिविएशन है वो मैं बाद में करा लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के अंतर्गत स्टेटों में लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंदर 356 के अंतर्गत स्टेटों में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। दूसरे आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं वो मैं 4-5 बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। 352 आर्टिकल के अंतर्गत देश में इमरजेंसी आपातकाल, 352 आपातकाल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल, 360 वित्तीय आपातकाल, 361 राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों जो हैं वो उनको कोर्ट में जाने से इम्यूनिटी है, मतलब मैं कोर्ट नहीं उन्हें बुला सकती। 361 ये सवाल काफी बार आ चुका। उसके बाद में 21A के अंदर शिक्षा का अधिकार, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया है, खत्म कर दिया गया है। वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए एप्लीकेबल होता था। 370 खत्म कर दिया गया। 371 जो है वह जो है नागालैंड के लिए एप्लीकेबल होता है। 371 नागालैंड। आगे मैंने पूछा हुआ ही है बच्चों को शिक्षा के अधिकार किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत दिया जाता है। 21A के अंतर्गत में। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति। विश्व में 3 बड़ी क्रांति हुई हैं, 3 बड़ी क्रांति हुई हैं। एक फ्रांस की क्रांति, चीन की क्रांति और रूस की क्रांति। सवाल आ रहा है फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई।
जब ये क्रांति हुई उस समय फ्रांस के जो शासक थे उनका नाम था लुईस 16। लुईस 16 साल आ चुका है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुईस 16। लुईस 16। इसके तीन मुख्य कारण थे। इसके तीन मुख्य कारण थे: समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। मैंने जिस वक्त ये पहले पढ़ाया था उस वक्त ये भी कहा था कि 42वें संविधान संशोधन से भी इसके अंदर एक आधा कि फ्रांस की क्रांति 1789 मुख्य कारण समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। दूसरी क्रांति थी चीन की क्रांति 1911। चीन की क्रांति के जो उस समय कल्चरल रेवोल्यूशन थी, जो शासक थे वो राजा ही थे, उनको निकाल दिया। और उसके बाद में माओ शेतुंग ने चीन में जो है एक कम्युनिस्ट रूल जो है वो स्टार्ट किया। तो ये कल्चरल रेवोल्यूशन थी, कल्चरल रेवोल्यूशन थी। तीसरा है रूस की क्रांति। रूस की क्रांति 1917। रूस की क्रांति के दो मुख्य कारण। पहला, इसके ऊपर जो सवाल आते हैं, पहला सवाल आता है कि उस समय कौन शासक थे? जार। उस समय जो रूस में शासक थे वो जार थे। दूसरा क्वेश्चन आता है रूस की क्रांति के सूत्रधार का नाम लिखो। रूस की क्रांति का सूत्रधार लेनिन था। लेनिन। रूस की क्रांति का सूत्रधार लेनिन था। इस क्रांति के दो मुख्य कारण थे। इस क्रांति के दो मुख्य कारण थे: दमनकारी नीतियां, वाकर रखना दुनिया को, दमनकारी नीति और किसानों का ऋण। और किसानों का ऋण। तो ये थे 30 क्वेश्चन मैंने डाले थे। 60 नंबर का पेपर था। और इसके साथ में जो भी सॉरी बेटा, क्वेश्चन जुड़े हुए मैंने बता दिए। बेटा मैं फिर कह रहा हूँ कि कर्नल साहब हुए, मैं हुए, हमारा एक्सपीरियंस 20 साल का है। 20 साल से पुराने, जब ये रिटन टेस्ट स्टार्ट हुआ, हमको पता है कब ये रिटन टेस्ट स्टार्ट हुआ। जब से ये रिटन टेस्ट, पहले रिटन टेस्ट नहीं होता था, तो जब से ये रिटन टेस्ट स्टार्ट हुआ और अब तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं जिनके बारे में हमें पता है, क्योंकि सेंटर से भी जो लड़के टेस्ट देते हैं वो भी बता देते हैं, जो इधर देते हैं जगह जगह वो भी बता देते हैं। जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उन्होंने एक और किताब बना दी है। उन्हें पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है वो उसी के तर्ज पर बनाई है किताब, उसी से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो इसलिए आप मेहरबानी कर प्लीज, थोड़े से दिन रह गए हैं, आप आ जाएं क्लास में। आपका नुकसान होगा। आप कई सोचते होंगे 2 जनरल नॉलेज के पेपर लगते हैं, एक सुबह लगता है और एक शाम को लगता है, क्या जरूरत है, एक अटेंड कर लिया दूसरा अटेंड, पता नहीं मैं कौन सा क्वेश्चन करा दूंगा और वो आ जाएगा। और अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है कि मोर देन 90% जो है वो पढ़ाई से आता है। मोर देन 90 रिपीट कर देते। मैं आपको क्लास में भी बताता हूँ, मैं एग्जामिनेशन सेल में रहा है, हमको पता है कि वो किस स्टाइल से पेपर सेट करते हैं, स्टाइल उनका हमको मालूम है। तो इसलिए आप जो है दाएं बाएं जो है सिर ना अपना खराब करें, सीधा ही क्लास में आकर बैठ जाओ, अपना मतलब वही खोल लो अपना सेट और प्लीज पढ़ो। कल देखो 101 47 150 टच कर रहा था, अब 87 में आ गया, पढ़ाते पढ़ाते बाकी भागे। वेरी बैड। इससे नहीं होगा और हो सकता है इसके बाद में भर्ती ना आए, 2 साल तक ना भर्ती आए, 1 साल तक भर्ती ना आए, क्योंकि आर्थिक कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है।
तो इसलिए जल्दी भी आ सकती है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये आपके लिए स्वर्ण मौका मिला हुआ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फॉर हेवन सेक आप अपना टाइम मत खराब करो। लड़कियां भी पता नहीं कब आपकी डेट आ जाएगी टेस्ट की, जितनी भी जुड़ना चाहती है मैक्सिमम जुड़ जाए। हमारी तरफ से कोई ये नहीं है, कहते हैं ना कि सरस्वती के भंडार की बड़ी